नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। आज भारतीय जनता पार्टी के सांसद कैसरगंज से ब्रजभूषण शरण सिंह पूरे मीडिया में छाए हुए हैं। मीडिया में उनका जो एक इंटरव्यू है का एक हिस्सा बड़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। उस हिस्से में उन्होंने दो महत्वपूर्ण बातें कही हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा योगी आदित्यनाथ संत हैं और क्षत्रियों के नेता वो नहीं है। दूसरी बात उन्होंने कही कि उनके अपने नेता नरेंद्र मोदी हैं और जब योगी आदित्यनाथ का नाम आया तो उन्होंने कहा जो समझना है समझ लीजिए, लेकिन उनके हाव भाव बता रहे थे कि वो क्या कहना चाहते हैं। ये पूरी बातचीत राजदीप सरदेसाई ने की और उनके चैनल पर ये उपलब्ध है। यूट्यूब के कॉपीराइट चलते हम आपको वो वीडियो नहीं सुनवा पा रहे हैं। आप उनके साइट पे जाकर ये पूरी बातचीत से आप सुन सकते हैं। अब जो खास बात है कि आखिर अचानक ब्रजभूषण शरण सिंह को बीच लोकसभा के चुनाव ये कहने की क्या ज़रूरत पड़ गई कि योगी आदित्यनाथ क्षत्रियों के नेता नहीं हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह कोई नए नेता नहीं हैं, 6 बार सांसद रहे हैं। उनका एक राजनीतिक रसूख है। उनके बेटे विधायक हैं, उनकी पत्नी सांसद रही हैं और उनका छोटा बेटा इस समय कैसरगंज से लोकसभा का उम्मीदवार है भारतीय जनता पार्टी का। कैसरगंज से भारतीय जनता पार्टी ने ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट काट के उनके बेटे को दिया था। उसके बाद से ही ये सीट चर्चा में है और तमाम तरीके की बातचीत हो रही है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने तमाम मीडिया से बातचीत करते हुए बहुत सारे मुद्दों पे बात की, लेकिन जो खास तौर से मुद्दे वायरल हो रहे जिस पे हमने आपको पहले बताया। अब सवाल उठता है कि क्षत्रिय राजनीति उत्तर प्रदेश में क्या है और क्या क्षत्रिय राजनीति की स्क्रिप्ट कहीं और से लिखी जा रही है। अगर सिलसिलेवार तरीके से देखें तो जो क्षत्रिय राजनीति है, राजपूतों का आंदोलन है, वो इस लोकसभा चुनाव में शुरुआती दौर से छा गया। गुजरात के एक नेता हैं पुरुषोत्तम रूपाला, जिन्होंने क्षत्रियों को लेके कुछ ऐसी बातें कही जिससे वहाँ का क्षत्रिय समाज नाराज हो गया और वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मैदान में आ गया। बहुत सारे क्षत्रिय संगठनों ने बड़ी बड़ी सभाएं की। उनकी मांग थी कि पुरुषोत्तम रूपाला को टिकट वापस किया जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पुरुषोत्तम रूपाला का टिकट वापस नहीं किया। ये बात और है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई वहाँ के जो राजा हैं, जो राजपूत राजा हैं, उनसे मिले, जो रियासतदार हैं उनसे मिले और ये जताने की कोशिश की कि क्षत्रियों के साथ, राजपूतों के साथ भारतीय जनता पार्टी का कोई ऐसा द्वंद्व नहीं है और वो सारे उनके साथ हैं। एक तरीके से क्राइसिस मैनेजमेंट की गई। अब यहाँ से सवाल ये उठता है कि आखिर गुजरात से जो क्षत्रिय राजनीति या राजपूतों का आंदोलन शुरू हुआ, उसने उत्तर प्रदेश में क्या असर दिखाया। उत्तर प्रदेश में जब पहले फेज़ के चुनाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो रहे थे और गाजियाबाद से बीके सिंह का टिकट काटा गया, उसके बाद वहाँ पे तमाम क्षत्रिय जो नेता हैं, जो संगठन हैं, उन सब ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक तरीके का आंदोलन छेड़ा। इसमें गुजरात के लोगों का भी सहयोग था, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लोगों का भी सहयोग था। लिहाजा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बड़ा क्षत्रिय आंदोलन खड़ा हो गया और भारतीय जनता पार्टी को लगने लगा कि अगर यही स्थिति आगे रही तो फिर उनके हाथ से चीज़ें फिसल जाएंगी और वो जिस तरीके से मनमाने काम करते हैं वो शायद नहीं कर पाएंगे। क्षत्रिय राजनीति को प्रभावित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में 10 सीटों पर क्षत्रिय उम्मीदवार उतारे। ये बात और है कि उनमें से कई ऐसी टफ सीटें हैं जिनमें क्षत्रिय उम्मीदवारों का हारना तय है। इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जहां ये समझा जाने लगा कि क्षत्रिय आंदोलन और उनकी ताकत को नियंत्रित करना जरूरी है। राजस्थान में वसुंधरा राजे को दरकिनार करके भारतीय जनता पार्टी ऐसा संदेश पहले दे चुकी है। उत्तर प्रदेश में 2022 का जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें योगी आदित्यनाथ ने दोबारा चुनाव जीतकर बहुमत के साथ सरकार बनाई और मुख्यमंत्री बने। वहाँ से एक टर्निंग पॉइंट था जब क्षत्रिय समाज
योगी आदित्यनाथ के साथ खड़ा हो गया। हालांकि योगी आदित्यनाथ संत हैं, लेकिन बावजूद उसके वो ये कहते रहे कि उनको छत्री होने पे गर्व है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के दूसरे छत्री नेता ऐसी बातें कहने से बचते रहे और उन्होंने कभी नहीं कहा। शायद यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ की जो जीत थी और उसमें जो छत्रियों की भूमिका थी, उससे एक ऐसा मैसेज गया कि भारतीय जनता पार्टी को अब कुछ ना कुछ इसको नियंत्रित करने के लिए करना पड़ेगा। इस मसले को हवा तब मिली जब गुजरात में छत्री एकजुट हुए और गुजरात से चली हवा उत्तर प्रदेश तक आई। ऐसे में ये तय हो गया कि अब ऑपरेशन क्षत्रिय संगठन या ऑपरेशन क्षत्रिय राजनीति करना जरूरी है। लिहाजा एक तयशुदा स्क्रिप्ट के साथ बहुत सारी ऐसे काम उत्तर प्रदेश में किए गए जिससे कि क्षत्रियों का एक कोई नेता उभर के सामने ना आए। सबसे पहले रघुराज प्रताप सिंह, जो राजा भैया के नाम से मशहूर हैं, कुंडा के विधायक हैं, उनको अमित शाह के साथ मुलाकात हुई। उस मुलाकात को सोशल मीडिया पर सबके सामने रखा गया और ये बताया गया कि रघुराज प्रताप के साथ अमित शाह की कोई खास रणनीति बात तय हो गई है। उसके बाद जौनपुर से धनंजय सिंह, पहले सांसद रहे हैं, उनकी पत्री श्री कला सिंह वहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़ रही थी बहुजन समाज पार्टी के टिकट पे। अचानक रातों रात फेरबदल होता है, बहुजन समाज पार्टी उनका टिकट काट देती है। दूसरे छत्री विधायक और नेता, इनको भी अलग अलग तरीके से डील किया जाता है, कभी किसी को टिकट देके और कभी किसी के साथ बात करके। आज आखिरी में जब ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपने इंटरव्यू में कहा कि योगी आदित्यनाथ क्षत्रियों के नेता नहीं हैं, साथ में उन्होंने ये जोड़ा कि वो खुद भी क्षत्रियों के नेता नहीं हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह के कहने का मतलब ये था कि उत्तर प्रदेश में क्षत्रियों का कोई नेता नहीं है। असल में क्षत्रियों के साथ दिक्कत ये रही है कि क्षत्रियों के जितने भी नेता रहे हैं, विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, उनमें से अधिकांशतया बाहुबली रहे हैं। बाहुबली होता है वो सरकार से दब के रहता है। ऐसे में जो भी सरकार सत्ता में रहती है वो उसके साथ रहता है। क्षत्रिय समाज के ये सांसद विधायक ऐसे ही रहे हैं, जब जिसकी सरकार रही है उसके साथ रहे हैं और जब जिसके साथ नहीं रहे तो वो उत्पीड़न का शिकार हुए। लेकिन उसके बाद भी वो क्षत्रिय राजनीति में कभी सफल नहीं हुए। राजा भैया की अगर बात की जाए तो उन्होंने जनसत्ता दल बनाया, लेकिन उनका जनसत्ता दल सफल नहीं हुआ। विधानसभा चुनाव से लेके किसी और चुनाव में भी उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में अपनी जो दल था उसकी कोई पहचान नहीं छोड़ी। उनका 2 सीटों पर प्रभाव है और वही 2 सीटें उनके आसपास हैं। तो क्षत्रिय नेता ऐसे हैं जिनका 1-2 सीटों पर ही प्रभाव है और वो उसी में खुश हैं, वहीं उनकी एक तरीके से रियासत समझी जाती है। योगी आदित्यनाथ के आने के बाद क्षत्रियों का जुड़ाव उनके साथ हुआ और जब उन्होंने क्षत्रिय होने पर गर्व किया तब एक स्वाभाविक सी जो लहर थी उनके साथ जुड़ी और 2022 के चुनाव को माना गया कि क्षत्रिय एकजुट है, लिहाजा भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी सफलता हासिल की है। इसका दूसरा पक्ष ये था कि अब अगर क्षत्रिय मजबूत होगा तो वो गुजरात जैसी ताकत दिखा सकता है। ऐसे में क्षत्रिय समाज ताकतवर न हो, एकजुट न हो, इसके प्रयास शुरू हुए। ये और बात है कि इसका क्या प्रभाव पार्टी पर पड़ेगा ये आगे देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल आज की जो स्थिति है उसमें उत्तर प्रदेश की क्षत्रिय राजनीति बिखरी बिखरी है। तमाम कोण हैं, तमाम नेता हैं और हर नेता अपना अलग सेहरा बांध के घूम रहा है। 9 मई महाराणा प्रताप राष्ट्र नायक की जयंती होती है। 1540 में कुंभलगढ़ में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। संघर्ष करते उनका जीवन बीता, वो कभी किसी के सामने झुके नहीं। आज उनकी जयंती के दिन क्षत्रिय समाज को लेकर जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, सोचने वाली बात है। और जो भी क्षत्रिय नेता, जो भी क्षत्रिय सांसद और विधायक खुद को क्षत्रिय कहते हैं और वो अपने को क्षत्रिय समाज का नेता मानते हैं, अब इसमें फ़र्क है। जब तक कोई सांसद विधायक चुन के नहीं जाता तब तक वो क्षत्रिय समाज का नेता रहता है, लेकिन जब वो चुन के पहुंच जाता है तो वो क्षत्रिय समाज से दूर होने लगता है।
कई ऐसे नेता हैं जो अपने को छत्री समाज से जोड़ने में हिचकते हैं, बावजूद उसके वो खुद को छत्री भी कहते हैं। तो इस तरीके से दोधारी तलवार पर छत्री राजनीति है और उत्तर प्रदेश भी राजस्थान और गुजरात की तरह अब बिखरा बिखरा नज़र आ रहा है। आगे क्या होगा ये लोकसभा के चुनाव परिणाम तय करेंगे कि छत्री राजनीति कितनी ताकतवर है और क्या असर उत्तर प्रदेश पे दिखाएगी। आपको क्या लगता है ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।